आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। आज सुनिए चंड की कथा। भारत के इतिहास में चित्तौड़ अपनी वीरता और पराक्रम के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध रहा है। चित्तौड़ के वीरों की शौर्य गाथा में भारत के इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उन दिनों चित्तौड़ के राज सिंहासन पर राणा लाखा विराजमान थे। वे बहुत वीर और पराक्रमी थे। अपने पराक्रम से उन्होंने दिल्ली के बादशाह बहलोल लोधी को युद्ध में पराजित किया था। इससे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। राणा के सबसे बड़े पुत्र का नाम था चंड। वो अपने पिता के अनुरूप ही वीर और दृढ़ निश्चयी था। अन्य गुणों में भी वो श्रेष्ठ था। राणा तो उसे चाहते ही थे। राज्य की प्रजा भी उसके सद्गुणों की प्रशंसा कर उसका आदर करती थी। उन दिनों राजस्थान में तरुणावस्था में ही लड़कों का ब्याह हो जाया करता था। चंड भी 15 वर्ष का हो चला था। सो जोधपुर के नरेश राव रणमल्ल ने राजकुमार चंड के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए राज पंडित को नारियल सहित शुभ संदेश देकर चित्तौड़ के दरबार में भेजा। जोधपुर से नारियल लेकर जिस समय राज पंडित राज्यसभा में पहुंचे, उस समय चंड राज्यसभा में उपस्थित न था। राज पंडित ने नारियल राणा लाखा को दिया और साथ ही जोधपुर नरेश का यह संदेश सुनाया। राव रणमल्ल ने यह नारियल राजकुमार चंड के लिए भेजा है। राणा लाखा ने परिहास करते हुए कहा, मैंने तो समझा था कि आप इस बूढ़े के लिए नारियल लेकर आए हैं और राजकुमार चंड का नाम लेकर मुझे बहला रहे हैं। राणा की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। संयोग की बात कि उसी समय राजकुमार चंड राजसभा में प्रविष्ट हुआ। राजसभा में प्रविष्ट करते करते उसने अपने पिता की बात सुन ली थी। आओ बेटा चंड, राणा बोले, जोधपुर के राजपुरोहित तुम्हारे विवाह का नारियल लेकर आए हैं। बड़ी नम्रता से चंड ने कहा, जिस कन्या के वांछित संबंध हेतु भेजे नारियल को मेरे पिता ने अपने लिए आया कह दिया हो, वो तो मेरी माता हो चुकी। मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। स्थिति को विकट और अप्रत्याशित मोड़ लेते देख राणा हड़बड़ा उठे। बोले, वो तो मैंने परिहास में कह दिया था। परिहास में ही सही, किंतु राजपूतों की जबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। स्थिति बड़ी अजीब हो गई। नारियल को लौटा देना तो जोधपुर नरेश और उनकी निर्दोष कन्या का अपमान करना था, और राजकुमार चंड किसी तरह यह विवाह करने को तैयार नहीं था। राणा ने बहुत समझाया, पर चंड अपनी बात पर अटल रहा। जिस पुत्र ने कभी पिता की आज्ञा न टाली थी, उसे इस प्रकार जिद में अड़ा देख राणा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यह नारियल लौटाया नहीं जा सकता। राव रणमल्ल का सम्मान करने के लिए मैं स्वयं इसे स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन तुम भी कान खोलकर सुन लो, यदि इस संबंध से कोई पुत्र हुआ तो चित्तौड़ के सिंहासन पर वही बैठेगा। पिता की इस बात से युवराज चंड को तनिक भी रोष न हुआ। भीष्म पितामह की तरह उसने कहा, मैं आपके चरणों को छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि नई माता से जो पुत्र होगा वही सिंहासन पर विराजेगा, और मैं जीवन पर्यंत उसकी सेवा में लगा रहूंगा। कुमार चंड की इस प्रतिज्ञा से राणा सहित सभा के सभी लोग स्तंभित रह गए। एक साधारण सी परिहास का इतना भयंकर परिणाम होगा, इसकी कल्पना किसी ने न की थी। 14 वर्ष की राजकुमारी का परिणय अंततः 50 वर्षीय राणा लाखा के साथ हुआ। कालांतर में इस नई रानी से राणा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मुकुल रखा गया। अभी मुकुल लगभग 5 वर्ष का ही हो पाया था, तभी तीर्थराज गया पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। राणा तीर्थराज गया के संरक्षक थे, अतः उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। खबर मिलते ही उन्होंने अपनी सेना सजाई। इतनी बड़ी पैदल यात्रा और फिर युद्ध,
क्या भरोसा वे जीवित दोबारा चित्तौड़ लौट ही ना पाए। ये सोच उन्होंने चंड से कहा, बेटा, मैं तो धर्म रक्षा के लिए जा रहा हूं। मेरे बाद तेरे छोटे भाई मुकुल के भविष्य का ख्याल रखना। चंड राणा के मन की दुविधा ताड़ गया और बोला, चित्तौड़ का राज सिंहासन तो उसी का है। राणा नहीं चाहते थे कि 5 वर्ष के बालक को सिंहासन पर बैठाया जाए। उन्होंने तरह तरह से चंड को समझाने का प्रयास किया, पर चंड अपने इरादे से टस से मस न हुआ। राणा के सामने ही सिंहासन पर बिठाकर उसने मुकुल का राज्याभिषेक किया और सबसे पहले स्वयं उसी ने उसके मस्तक पर राज तिलक लगाया। राणा लाखा युद्ध के लिए गए और फिर नहीं लौटे। राज सिंहासन पर मुकुल को बिठाकर उसकी ओर से चंड स्वयं राज्य का शासन प्रबंध चलाने लगा। उसके सुप्रबंध से प्रजा सुखी और संपन्न हो गई। इतना सब करने के बावजूद मुकुल की माता अर्थात अब राजमाता के मन में यह संदेह घर कर गया कि चंड मुकुल को सिंहासन पर से हटाकर स्वयं राज्य लेना चाहता है। एक दिन बात ही बात में उन्होंने ये बात प्रकट भी कर दी। राजमाता की बात सुनकर राजकुमार चंड के मन को बड़ा आघात पहुंचा। उसने उसी क्षण राजमाता से कहा, मां, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं चित्तौड़ छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जब भी आपको मेरी सेवा की आवश्यकता हो सूचित कीजिएगा। आपका संदेश प्राप्त होते ही मैं चला आऊंगा। और सचमुच उसी दिन राजकुमार चंड ने चित्तौड़ छोड़ दिया। उसके चले जाने पर राजमाता ने जोधपुर से अपने भाई बोधाजी को राज्य का शासन प्रबंध संभालने के लिए बुला लिया। इसके बाद खुद राव रणमल्ल भी अपने लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आ गए। कुछ ही समय में उनकी नीयत बदल गई और वे अपने दौहित्र को मारकर चित्तौड़ का राज्य हड़प लेने का षड्यंत्र रचने लगे। राजमाता को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत व्याकुल हो उठी, क्योंकि उनकी सहायता को अब कोई भी न था। कोई उपाय न देख उन्होंने चित्तौड़ को बचा लेने का आग्रह करते हुए चंड को पत्र लिखा, जो उस समय एक पड़ोसी राज्य के दरबार में थे। राजमाता का संदेश मिलते ही चंड अपने प्रयास में लग गए और फिर एक दिन अचानक एक बड़ी सेना के साथ उन्होंने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। रणमल्ल और बोधाजी ने उनका मुकाबला करने की असफल चेष्टा की। राव रणमल्ल अपने सहायकों सहित युद्ध भूमि में मारे गए, जबकि बोधाजी भाग गया। इस तरह चंड ने चित्तौड़ को राठौरों के पंजे से मुक्त किया। राजमाता का अनुरोध मानकर वे चित्तौड़ में ही रह गए और आजीवन राणा मुकुल की सेवा में ही लगे रहे। चंड के त्याग और पराक्रम की कीर्तिमय गाथा आज भी राजस्थान के कोने कोने में लोकगीतों के रूप में गूंजती है। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।